ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नर युग्मक यानी कि परागकणों के बारे में पढ़ लिए थे कि उनका निर्माण कैसे होता है। आज हम लोग पुष्प की संरचना में पढ़ेंगे जो अंडाशय होता है उसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए जो अंडाशय होता है, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ होता है। ये हो गया वर्तिकाग्र, काग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया और ये हो गया अंडाशय। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसी चीज को हम आपको थोड़ा सा बड़े में समझा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो होता है ये इस टाइप से कुछ बना होता है। ठीक है, यहीं पे आपका बीज पलता है। ठीक है, यहीं पे आपके बीज से पलता है। ठीक है, इसी चीज को पढ़ना है। जो सबसे अंदर वाली है, जो सबसे अंदर वाला भाग है, इसको कहा जाता है बीजांड काय। बीजांड काय, बीजांड काय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीजांड यानी कि बीजा का ही काया होती है। काया का मतलब शरीर होता है, यानी कि यहीं से जो है बीज पलना शुरू होता है। ठीक है, ये बीजांड काय हो गया। फिर यहाँ पे ये जो पतला सा है, यहाँ पे देखिए सब बाकी सब मोटा सा है और ये पतला सा है, इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार। ठीक है, द्वार, द्वार का मतलब होता है जैसे हम लोग के घर में द्वार होता है, वहीं से उसमें जो है प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से जब ये परागकण आता है, यहाँ से आके यहीं द्वार से जो है इसमें प्रवेश करता है और अंदर जाके निषेचन करता है। तो ये बीजांड द्वार होता है। इसको कहा जाता है, इस सामने वाले भाग को ये बीजांड द्वार हो गया और पीछे वाले भाग को निभाग कहा जाता है। निभाग कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसको कहा जाता है बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत, आपको याद होगा जब हम लोगों ने पुष्पों की संरचना पढ़ी थी। ठीक है, पुष्प की संरचना पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। उसमें जो टहनी होती है जिससे फूल लगा होता है, वो जो तंतु होता है, तो उसको ही बीजांड व्रंत कहते हैं, उसे ही बीजांड व्रंत कहते हैं। तो बीजांड व्रंत वो होता है। और इसी तरीके से ये जो है पूरा ये सिस्टम बीजांड वाला, ये इससे लगा होता है, इसीलिए इसको बीजांड व्रंत कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बीजांड व्रंत कहा जाता है। और ये हो जाता है बाहर आवरण और ये हो जाता है अंतः आवरण। ठीक है, ये बाह्य आवरण, बाह्य आवरण। अब बाहर होता है बीजांड के तो बाह्य आवरण हो गया, और ये अंदर होता है तो अंतः आवरण हो गया। ठीक है, अंतः आवरण हो गया। तो इतनी चीज तो इसमें समझ में आई होगी। फिर इसमें जो है यहाँ पर 3 कोशिकाएं होती हैं, केवल 3 कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं को, ठीक है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। मुख कोशिका, प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। प्रतिमुख का मतलब ये मुख है, मुख के बिल्कुल उल्टा है, तो इसे ही कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। यहाँ पे 2 कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर 2 कोशिकाएं होती हैं, इसे कहा जाता है केंद्रक। केंद्रक कहा जाता है। ठीक है ना, इसे जो है केंद्रक कहा जाता है। यहाँ पे 2 कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर 2 कोशिकाएं होती हैं और यहाँ भी 3 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ भी 3 कोशिकाएं होती हैं। जो बीच वाली कोशिका होती है, बीजांड द्वार हो गया, जो बीच वाली कोशिका होती है तो इसको कहा जाता है जनन कोशिका या अंड कोशिका। अंड कोशिका कहा जाता है। ठीक है, अंड कोशिका कहा जाता है। और यही मादा युग्मक है। युग्मक है कौन सी? बीच वाली, बीच वाली हो गई। ठीक है,
ये अंड कोशिका हो गई, और जो किनारे किनारे होती हैं ये होती हैं सहायक कोशिका, ठीक है, ये होती हैं सहायक कोशिका। और सहायक कोशिका होती हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो मादा जननांग हो गया, यानी कि जो अंडाशय हो गया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये सभी जो नेम है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए याद करने की कोई ज्यादा वो है नहीं, समझाए दे रहे हैं। जैसे बीजांड काय, जैसे किसी की काया बनती है तो यहाँ पे बीजांड की काया बनती है, इसलिए बीजांड काय कहा जाता है। बीजांड व्रंत, व्रंत का नाम ही होता है जिससे कोई चीज लगी हो, जैसे उसमें फूल लगा हुआ था इसलिए उसको वहां पे व्रंत कहा जाता है। यहाँ पे जो है पूरा ये अंडाशय लगा हुआ इसीलिए इसको जो है कहा जाता है। यहाँ पे 3 कोशिका, यहाँ पे 3 कोशिका, यहाँ पे 2 कोशिकाएं होती हैं। ये मुख के, ये द्वार हो गया, द्वार के बिल्कुल विपरीत होती है इसीलिए प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पे अंड कोशिका बीच में हो गई, बाकी सहायक कोशिकाएं हो गई, और ये बाह्य आवरण, ये अंतःआवरण। कुछ ज्यादा जो है 2-3 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसमें कैसे जो है ये बनता है, ये कैसे जो है इसमें हो जाता है, ये चीज हम लोगों को सीखनी है। देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ये सबसे पहले इसमें एक होता है, एक कोशिका होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक कोशिका होती है, इसमें एक कोशिका होती है, इसे कहा जाता है अधोस्तरीय कोशिका। अधोस्तरीय कोशिका, कोशिका जैसे कि नाम ही से लग रहा अधोस्तरीय, यानी कि सबसे अंदर वाली कोशिका। जब हम लोगों ने पिछला वाला वीडियो पढ़ा था तो उसमें भी जो पुंकेसर बन रहा था, ये पराकण बन रहा था, उसमें भी पहले में एक कोशिका थी जिसको अधोस्तरीय कोशिका कहा जाता है। ये जैसे ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाती है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होती है भित्तीय कोशिका, भित्तीय कोशिका, ठीक है। और एक होती है बीजाणु जनन या अंडाणु जनन कोशिका, बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। इसे ही दीर्घ बीजाणु धानी मात्र कोशिका कहते हैं, मात्र कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। अब यही जो है मात्र कोशिका ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट क्या, यहाँ पे ये करती है 4 पार्ट में डिवाइड होती है। 4 पार्ट का मतलब ये हो गया कि ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। जब भी कोई सेल अर्धसूत्री विभाजन करती है तो 4 डॉटर सेल में टूट जाती है, ठीक है। और जब भी कोई सेल समसूत्री विभाजन करती है तो 2 सेलों में टूटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे तो भित्तियां बन जाती हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या परिवर्तन आता है, तो ये परिवर्तन आता है कि ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। क्या होता है, 4 पार्ट में ये डिवाइड हो जाती हैं। 4 पार्ट में मतलब 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, इसमें डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, लेकिन उसमें से 3 कोशिकाएं बेकार हो जाती हैं। तो इसमें से क्या होगा, 3 कोशिकाएं बेकार हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं बेकार हो जाती हैं, यानी कि 1 कोशिका जो होगी वो बची रह जाएगी, ठीक है। तब 1 कोशिका इसमें बची रह जाएगी और वही फिर क्या करेगी, फिर से वो जो है, फिर से वो 1 कोशिका, 3 कोशिकाएं बेकार हो जाएंगी, 1 कोशिका जो होगी वो समसूत्री विभाजन करेगी। ये सभी कुछ आपको जो है क्वेश्चन में, आंसर में, थ्योरी में आपने लिखना पड़ेगा कि 3 कोशिकाएं बेकार हो जाती हैं, बची हुई कोशिका जो है समसूत्री विभाजन करती है। तो समसूत्री विभाजन करने के बाद यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन करने के बाद ये 2 सेलों में बट जाती है,
और 2 सेलों में बढ़ जाती है, उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद फिर 2 से अब फिर यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के बाद ये 4 सेलों में बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि ये फिर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा और ये 4 कोशिकाओं में बट जाएगी। ठीक है, 4 कोशिकाओं में बट जाएगी और फिर प्रत्येक सेल जो है प्रत्येक सेल जो है कोशिका विभाजन करेगी और फिर जो है कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, फिर कोशिका का विभाजन होगा और ये 8 सेलों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 8 सेलों में बट जाती है, यानी कि 8 सेलों में ये बट जाएंगी। ठीक है, समसूत्री विभाजन फिर से होगा। ठीक है, समसूत्री विभाजन यहाँ पर फिर से होगा। इस तरीके से मैं तो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको ये थ्योरी में, और डायग्राम विधिवत डायग्राम जब समझाएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तब फिर इसमें क्या होता है अंत में, फिर जब 8 कोशिकाएं बन जाती हैं फिर उसमें क्या होता है कि 3 कोशिकाएं नीचे आ जाती हैं यहाँ पर और 3 कोशिकाएं ऊपर चली जाती हैं। 8 कोशिकाएं बनी थी, 2 यहाँ बीच में रह जाती हैं। तो इन कोशिकाओं को, मध्य वाली कोशिकाओं को कहा जाता है अंड कोशिका। अंड कोशिका कहा जाता है। ठीक है, इस बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहा जाता है, इसको केंद्रक कहा जाता है, केंद्र कोशिका कहा जाता है, और इसको प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। प्रतिमुख कोशिका कहा जाता है। अंड कोशिका ये बीच वाली होती है और जो किनारे की 2 कोशिकाएं होती हैं तो इनको कहा जाता है सहायक कोशिका। ठीक है, ये सहायक। फिर आता है परागण की क्रिया। परागण, परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने फूल बनाया था। ठीक है, ठीक है, जैसे फूल था तो ये यहां से परागकण निकल के इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो परागकण यहाँ पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि यहां से यानी कि पराग कोश से निकल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है, तो इसी क्रिया को परागण कहते हैं। यानी कि पराग कोश से पराग कण निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है, की क्रिया, जो पहुंचने की क्रिया होती है वही जो है परागण कहलाती है। ठीक है, यानी कि पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचने की क्रिया ही ये कहलाती है। अब ये 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। परपरागण, स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण में एक ही फूल या एक ही पौधे के फूलों में जब परागण होता है तो वह स्वपरागण होता है। एक ही फूल, ठीक है, जो एक ही फूल के नर व मादा भाग में संचरण हो जाता है, या एक ही पौधे के फूलों में, एक ही फूल या एक ही पौधे के फूल में परागण हो। ठीक है, परागण होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण कहते हैं। पर परागण का मतलब होता है जब अलग
ठीक है, कोई उसी कुल का हो, जैसे एक बैंगन का पौधा है तो दूसरा भी बैंगन का ही पौधा होना चाहिए, तो दूसरा बैंगन का पौधा हो, उन फूलों के बीच जब परागण होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है, पर परागण कहते हैं। अब ये कुछ विधियों से होता है, जैसे वायु द्वारा होता है। ठीक है, तो वायु द्वारा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है क्या कहते हैं, ये कोई जो है हो गया पुष्प। ठीक है, ये कोई पुष्प हो गया। ठीक है, और एक ये पुष्प हो गया। तो अब इसमें जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं, इसके पराग कण इसके वर्तिकाग्र में जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं? वायु द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, जल द्वारा जा सकते हैं, जल द्वारा जा सकते हैं, या कीटों द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, कीटों में जैसे भंवरा हो गया, भंवरे के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा, अन्य कीटों के द्वारा। क्या होते हैं, जब भंवरे या ये कीट होते हैं इन फूलों पर बैठते हैं जाकर, तो उनके पैरों में ये पराग कण लग जाते हैं, और फिर जब किसी अन्य फूल पे बैठते हैं तो उसमें जो है वो एक दो जो है गिर जाते हैं, तो वही अंदर जाके फिर परागण का वो जो है निषेचन का कार्य करने लगते हैं। तो ये परागण जो होता है, इसी श्रृंखला में एक होता है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण, ठीक है, कृत्रिम का मतलब हो गया यानी कि मनुष्य द्वारा किया जाने वाला परागण। ये तो प्राकृतिक रूप से होता है, एक मनुष्य द्वारा जानबूझ के किया जाता है उसे, ठीक है, ये कृत्रिम परागण कहते हैं। इसकी दो विधियां हैं, एक है विपुष्पन, विपुषण, एक है थैलीकरण, थैलीकरण। ठीक है, डायग्राम द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए दो पुष्प हो गए, ठीक है, दो पुष्प हो गए, ये दो पुष्प हो गए, तब क्या होता है, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण किस लिए होते, उनके वंश में थोड़ा सुधार करने के लिए, उनकी जो है जो स्पीसीज होती है उसको थोड़ा बदलने के लिए होता है। विपुषण, विपुषण क्या होता है, वी का मतलब वियोग कर देना। यहां से समझिएगा शब्दों का मतलब, ये आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया। विपुषण, वी का मतलब होता है वियोग। ठीक है, क्या होता है, वियोग कर देना, किसी भी चीज का अलगाव कर देना, ये वियोग कर देना, वी कहलाता है। वी का मतलब हो गया वियोग कर देना। पुषण का मतलब पुष्प के अंगों का, यानी कि इसमें पुष्प के अंगों का वियोग कर दिया जाता है, इसमें पुष्प के अंगों का वियोग कर दिया जाता है। मतलब क्या है, जैसे ये अलग जो है क्या कहते हैं, अलग पौधा है, और ये नाटी कद का पौधा, ये जो है अच्छा ऊंचाई वाला पौधा है। अब इनका संलयन करना है तो क्या करेंगे, विपुषण का मतलब पुष्प के अंगों का वियोग कर देना, यानी कि जैसे इसके परागकण हो गए, इसका अंडाशय हो गया, ठीक है, तो इसके क्या होंगे, परागकणों को हम काट देंगे, यानी कि विकसित होने से पहले ही काट देंगे, यानी कि नर भाग का मादा भाग से वियोग हो जाएगा। तो वियोग हो जाने को क्या कहा जाता है, विपुषण कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, अब ये क्या करेंगे कि इसके जो है इससे जो है इनका जो है निषेचन कराएंगे। ठीक है, दूसरे वाले पुष्प से इसका निषेचन जो है होगा, तब जाके इसे कहा जाता है विपुषण। ठीक है, यानी कि पुष्पों के भाग का वियोग कर देना, विपुषण कहलाता है। थैलीकरण क्या होता है, इसी के ऊपर जो है थैली लगा दी जाती है, यानी कि इनको काटा नहीं जाता है। ठीक है, इनको काटा नहीं जाता है, इस पर थैली लगा दी जाती है, और थैली जब लगा दी जाती है तो इनका जो है इनसे मिलन नहीं हो पाता है। फिर जिससे हम चाहते हैं उससे मिलाते हैं, यानी कि इंसान जिससे चाहता है उससे मिला देता है, तो उसे कहा जाता है थैलीकरण। ठीक है, तो ये विधियां जो है इसमें यूज होती हैं। अब जो है आता है निषेचन। ठीक है, निषेचन कैसे होता है, परागकण तो पहुंच गए वहां पर, अब निषेचन की क्रिया आती है। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जैसे कि ये एक मादा भाग हो गया, और ये हो गया एक नर भाग। नर भाग मतलब ये परागकण हो गया, और ये हो गया अंडाशय, अंडाशय हो गया, ये हो गया बाह्यचोल,
और ये अंतःचोल चोल। अब इसमें जो है यहाँ पे एक छोटा केंद्रक एक बड़ा केंद्रक, बड़े को वर्धी केंद्रक कहा जाता है और जो छोटा होगा इसको कहा जाता है जनन केंद्रक। और यही जो है दो पार्ट में बट जाता है, यही नर युग्मक कहलाता है, मक कहलाता है। अब यही नर युग्मक इसमें आएंगे, ठीक है, यानी कि ये ये ठीक है। यहाँ पर एक सेल, यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पे 3 सेल है, नाम तो जानते होंगे सबका। अब क्या करेंगे, ये दोनों ही यहाँ पे आएंगे। जब यहाँ से अंदर धीरे धीरे यहाँ से ऐसे अंदर आएंगे और द्वार है, ये द्वार से जब अंदर करेंगे तो एक जो होगा इनके साथ संलयित होगा, ठीक है। एक जो है निषेचन तो जानते ही क्या होता है, नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ जो संलयन होता है उसे ही निषेचन कहते हैं। और संलयन क्या होगा, एक इसके साथ आएगा और यहाँ पर ये बनाएगा आकर, ठीक है, यहाँ पर ये बनाएगा आकर, तो इसको ये कहा जाता है कि 3n, यानी कि 3n का मतलब त्रिगुणन, ठीक है, त्रिगुणन हो गया। यानी कि 3 जो है केंद्रक आके यहाँ पे मिल गए, एक केंद्रक ये और 2 केंद्रक ये, ठीक है। त्रिगुणन जो है भ्रूण का जो है विकास होगा और एक जो है नर युग्मक आएगा यहाँ इसके साथ जो है करेगा, यहाँ के द्विगुणन करता है, गुणन, ठीक है। द्विगुणन जो है द्विगुणन यहाँ पे आके संलयन करेगा, द्विगुणन संलयन करेगा, द्विगुणन संलयन करता है आके। तो इस प्रकार से एक बार यहाँ पर जब संलयन हो रहा है तो इसी को कहा जाता है दोहरा निषेचन, ठीक है। इसी चीज को कहा जाता है दोहरा निषेचन। एक बार यहाँ पर ये हो रहा है तो इसे ही दोहरा निषेचन कहा जाता है। एक जब हमने ये चीज पढ़ाई थी मादा का अंग, तो इसमें देखिए कितने केंद्रक थे, कितनी कोशिकाएं थी, 2, ये केंद्रक कितने थे, कितनी कोशिकाएं थी, 3 3 6 7 कोशिकाएं थी, 7 सेल थी और उसमें 8 केंद्रक थे, यानी कि 8 केंद्रक थे, ठीक है। ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि 7 कोशिका 8 केंद्रक का ये जो है बीजांडकाय के बारे में बताइए। तो इस तरीके से ये आपका निषेचन इसमें पूर्ण होता है, ठीक है। ये निषेचन जब पूर्ण हो गया, ये तो निषेचन हो गया, फिर कुछ फल ऐसे होते हैं कि बिना निषेचन के ही हो जाते हैं। कुछ फल ऐसे होते हैं बिना निषेचन के हो जाते हैं, उनको कहा जाता है अनिषेक फल, यानी कि जो बिना निषेचन के फल हो, ठीक है। जो बिना निषेचन के ही फल होता है, यानी कि उसमें जो है नर या मादा भाग का जो है मिलन नहीं होता है, बिना निषेचन के ही फल बनता है, तो उसे अनिषेक फल कहते हैं। जैसे केला, ठीक है, कुछ अंगूर हो गए जिनमें बीज नहीं होता है, अंगूर हो गए, अनानास, ठीक है, यानी कि जिनमें बीज नहीं होता है वो सभी जो है इसमें आएंगे, ठीक है। अनिषेक जनन, एक अनिषेक फल होता है, यानी कि जिसमें ऐसा फल जिसमें निषेचन ना हो, एक अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन का मतलब है ऐसा जनन, यानी कि ऐसा भ्रूण बनता है जिसमें जो है निषेचन की क्रिया ना हो, यानी कि निषेचन बिना ही भ्रूण बन जाना, यानी कि जनन हो जाना, निषेचन बिना ही भ्रूण बन जाना, ठीक है। तो ये क्रिया कहलाती है अनिषेक जनन, ठीक है। तो इतना ही था आपके एग्जाम में, यानी कि इतना ही था आपके कोर्स में, ठीक है, इंटर का। ये आपका दूसरा चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर मानवीय, यानी कि मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में पहले नर युग्मक के बारे में पढ़ेंगे कैसे बनता है, मादा युग्मक के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।